प्रकृति के साथ यदि हम संघर्ष करते हैं तो EF कुमामेर ने कहा है जो हम सब टाइम हारेंगे ही, बिकॉज हम लोगों प्रकृति का एक अंग है, तो हम प्रकृति से कभी जीत नहीं सकते, हमको प्रकृति के साथ ही जीना पड़ता है। ये प्रूव कर दिया है वर्तमान कोरोना वायरस ने। इन्फेक्शन के बाद ये देखा गया है पूरा विश्व में अभी अबाउट 43 लाख लोगों अफेक्टेड हो गए हैं एवं उसमें करीबन 3,09,000 लोगों जान गंवा चुके हैं एवं भारतवर्ष में करीबन 91,000 लोग इफेक्टेड हो गए हैं और करीबन 2,900 लोगों जान गंवा चुके हैं। तो ये एक बड़ी फिगर है। तो ये देखा गया, तो इसलिए हमको प्रकृति के साथ ही जीना है और उसी को साथ यदि लेके चलेंगे तो हम इस सब अव्यवस्था में नहीं फंसेंगे। और अभी ये देखा गया है कोरोना के लिए कुछ फ़ायदे भी हुए, जैसे कि ओजोन लेयर विश्व में ठीक हो गया है, जलवायु जैसे पानी और हवा दोनों जो क्वालिटी था उसका अच्छे हो गए हैं विश्व में। पर्टिकुलर दिल्ली का आव भाव प्रकृति जो था वो ठीक हो गया है एवं गंगा का वाटर हरिद्वार में पीने के लायक हो गया है एवं जितने भी पशु पक्षी थे हम लोगों ने सब लॉकडाउन होकर अंदर चले गए हैं, तो वो लोग सब बाहर में हैं वर्तमान, वो लोग रोड में घूम रहे हैं। तो ये प्रकृति का अपने आप को हीलिंग कर रही है, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी के ऊपर क्या इसका प्रभाव है कोरोना का, इसके बारे में हम आज बात करेंगे और मेन टॉपिक ये हमारा है। और इसमें ये देखा गया है, दोनों हम सोचते हैं पर्टिकुलरली इनफर्टिलिटी को एक इलेक्टिव सब्जेक्ट समझते हैं, लेकिन इसको देखते हुए जैसे ही ये एपिडेमिक था कोरोना और पेंडेमिक बन गया तो तुरंत ही जो हमारा स्ट्रॉन्ग बॉडीज़ हैं एसरे, ASRM जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, ये दोनों ने एवं और भी जो विश्व में बॉडीज़ थे, सोसाइटीज़ थे, पर्टिकुलर हम भारतवर्ष में ISAR है और फॉक्सी है, ये लोग सब कहने लगे वर्तमान इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट को बंद कर दिया जाए, कुछ दिन के लिए इसे सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन कुछ दिन जैसे 17 मार्च में ASRM ने फर्स्ट डिक्लेरेशन करके सब ट्रीटमेंट को सस्पेंड करने के लिए बोला, फिर उन्होंने 13 अप्रैल को ये बात को फिर रिपीट किया, उन्होंने टेलीमेडिसिन को बहुत ज़्यादा जोर दिया एवं 30 अप्रैल में सेम चीज़ आई। तो ये बारंबार यही टाइप का बात आई जो इसको ट्रीटमेंट को सस्पेंड कर दिया जाए। तो इसको देखते हुए करीबन 400 डॉक्टर्स विश्व के एक एप्लीकेशन बनाए और उन्होंने एक सिग्नेचर फर्टिलिटी प्रोवाइडर्स अलायंस एक ग्रुप बना के वो एक पिटीशन लिख के ASRM को अवगत कराया कि ये ठीक बात नहीं है, इनफर्टिलिटी एक डिजीज़ है, इसको हम पूरा बंद नहीं कर सकते, ये ट्रीटमेंट चाहती है। और और वैसे ही करीबन 20,000 पेशेंट्स उन्होंने एक एप्लीकेशन बना के ASRM को लिख के दिया, ये कैसे बंद कर दे रहे हैं आप लोगों, हम लोग कैसे करेंगे और हमको ट्रीटमेंट चाहिए, हम पिता बनना चाहते हैं, हम माता बनना चाहते हैं, इसको आप बंद ऐसा नहीं कर सकते, ये एक डिजीज़ है, वो एक टाइम सेंसिटिव भी है। यदि हमारा उम्र 35 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो हम माँ बनने के लायक नहीं रहेंगे, हमको अंडा फिर बाहर से डोनेट कराना पड़ेगा। ये सब बात जैसे आई तो फिर ASRM ने एक टास्क फोर्स के जरिए ये से जाना कि क्या करना चाहिए, उन्होंने सब सर्वेक्षण करके ये बताया ने ट्रीटमेंट इसका होना चाहिए और ट्रीटमेंट होने का फिर क्या कैसे करके ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है, इस विषय में विचार किया गया। उन्होंने कुछ संक्षेप में जो बताया मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्लिनिक लोगों को बताया गया, लेकिन सब जगह समान टाइप का ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट हो सकता है। कोई जगह में COVID-19 ये ज़्यादा है तो कोई जगह में स्टेशनरी है, वो कोई जगह में ये कम होते जा रही है। तो वैसे जिस जगह में ये कम हो जा रही है या 14 दिन तक ये फ्लैटेंड कर्व है, ये वही जगह में स्थगित हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा है, उस जगह में ये इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और उसमें बहुत सारे हमको पाबंदी और बहुत सारे चीज़
हमको देखना पड़ेगा, जो उसमें अब सेफ्टी मेजर सब लेके ही काम करना पड़ेगा। पेशेंट के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना पड़ेगा, स्टाफ्स के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और वैसे साथ ही साथ लोकल एवं जो नेशनल गवर्नमेंट का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन मानते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसको देखते हुए फिर ये देखा गया कैसे करें। एसरे ने फिर इसी दौरान कुछ साइंटिफिक पेपर भी आए, उसमें देखे जो जिस केस में ये कोरोना इफेक्ट किया है उसमें अंडाणु को वो इफेक्ट कर रहा है। एक पेपर आया, वो दीपक मोदी ने एक पेपर ICMR में प्रोड्यूस किया था, तो उसके आधार पे ये देखा गया जो अंडाणु है उसमें ये इफेक्ट कर रहा है, लेकिन फिर जायगोट स्टेज में फिर ये दिख नहीं रहा है, फिर लेकिन ब्लास्टोसिस स्टेज में फिर ये दिखने लग गया है। तो उसके लिए जो इन्फेक्टेड केस है उसको प्रेगनेंसी नहीं करना ही बेहतर माना जाएगा। लेकिन फिर चाइना में कुछ स्टडी हुआ जिसमें कुछ लोगों जो अफेक्टेड हो गए थे, कुछ पुरुष 34 पुरुष को लिया गया है। 34 पुरुष में ये देखा गया जब भी उनका टेस्टिज या सीमेन में कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है। साइमल्टेनियसली वो अप्रैल 17 को ये पेपर जारी हुआ था, अप्रैल 9 को जो पेपर जारी हुआ ये देखा गया है, तो उसमें कितना लोग जो टेस्टिज में सीमन में वो इफेक्ट कर रहा है। तो आज ये बोलना मुश्किल इसलिए हो रहा है कि ओनली हम 5 महीना के दौरान ही ये सब बात कर रहे हैं। नवंबर या दिसंबर में जो स्टार्ट हुआ कोरोना और आज अप्रैल मई हो रही है, तो 4-5 महीना में सब चीज़ बताना बहुत मुनासिब नहीं है, इसलिए ये बता नहीं पा रहे हैं। तो जिस केस में इन्फेक्टेड है उस केस में नहीं करना ही बेहतर है। और जो करना है तो फिर कैसे चालू करें? चालू करने के लिए एसरे यूरोपियन सोसाइटी जो है उन्होंने कुछ मापदंड तैयार किया। उन्होंने बोला आप पहले पेशेंट को लेने से पहले या स्टाफ्स को लेने से पहले कौन स्टाफ काम कर सकता है, कौन स्टाफ नहीं कर सकता है, किससे कराना चाहिए, कौन इन्फेक्टेड है, कोई इन्फेक्टेड होने के चांसेस है, ये सब देखने के बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। और आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ कोई क्वेश्चंस तैयार करना पड़ेगा, उसको ट्रायज क्वेश्चनरी बोला जाता है। तो 14 दिन पहले वो लोगों आके डॉक्टर को संपर्क करेंगे, क्लिनिक को संपर्क करेंगे। क्लिनिक भी वहीं जगह में स्टार्ट होगा जहाँ 14 दिन तक कोई भी केस, एक भी नया केस आगे स्टार्ट नहीं हुआ है। तो 14 दिन के पहले वो लोग आएंगे और फिर वो रजिस्टर कराएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो काउंसलर है वो पहले क्वेश्चन उनको पूछेगा, जो आपका कोई ट्रैवल हिस्ट्री है क्या, आपको कोई फीवर हुआ है क्या, आपका कुछ गला में दर्द है या आपको सांस लेने में कोई तकलीफ है। ये सब क्वेश्चन पूछने के बाद वो केस को सिलेक्ट किया जाएगा, भाई ये केस को लिया जा सकता है। लेने के यदि स्टार्ट हो जाता है तो ओवरहेड स्टिमुलेशन किया जाएगा। ओवरहेड स्टिमुलेशन करने के दौरान फिर और एक बार क्वेश्चनरी आएगी, क्वेश्चन पूछने उसमें यदि वो पास हो जाता है तो उसको फिर उस साइड रिट्रीवल के लिए उसको आगे बढ़ा के उसको फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तक लिया जा सकता है। मैक्सिमम केसेस में एम्ब्रियो को हम फ्रीज करके रख दिया जाता है। और यदि जो इसमें रेड, ग्रीन, ब्राउन और ग्रीन, ऑरेंज एवं रेड 3 भाग में विभक्त किया जाता है और अकॉर्डिंगली उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो ऑरेंज केसेस है उसमें कोई डाउटफुल केसेस है, उस केस में कोविड-19 का IgG एंड IgM टेस्ट होता है। यदि पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर उस केस को बॉयकॉट कर दिया जाता है और निगेटिव होने से उस केस को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब ग्रुप 3 या सिनेरियो 3 केसेस में और ये देखा जाता है जो भी ये पर्टिकुलर केसेस में ट्रैवल हिस्ट्री भी है और इसमें बुखार भी हुआ था एवं उसका IgG IgM भी पॉजिटिव आ रहा है, तो उसको बॉयकॉट करके फ्यूचर के लिए वो केस को रख दिया जाता है। और करने के बाद फिर ड्यूरिंग जो उस रिट्रीवल के टाइम में बहुत सारे सतर्कता बरती जाती है। पहले वो IVF OT और IVF लेबोरेटरी एवं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र रूम उसको सबको सैनिटाइज कर दिया जाता है। और उसके बाद ही PPE किट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट, नर्सेस और स्टाफ और डॉक्टर सबको पहन के और फिर वो केस को कर सकते हैं। और ये देखा गया है जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र रूम में भी बहुत लोगों को लिया नहीं जाता है, बहुत कम लोगों को लिया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। तो ये सब आपको सतर्कता बरतते हुए कोविड-19 केसेस में ये काम किया जा सकता है। और ये देखा गया है कि आपको बहुत सारी चीज़ सतर्कता बढ़ने के बाद यदि किया जाए तो इसमें खतरा कम हो जाता है। और एक फनेलिंग जो मेथड है, जो कम से कम सभी लोगों को एजुकेशन दिया जाए, उन लोगों का सब
देखा जाए, लिखा जाए, सब करके यदि किया जाए तो उसमें इनका बहुत ही कम मात्रा में इफेक्ट होते हैं, तो उस केस में किया जा सकता है। धन्यवाद।